लर्निंग फॉर चेंज। सो स्कूल जाना हम सभी के लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं स्कूल्स में अपने आप को इनरोल करवा रहे हैं, उससे हम सभी को ये लगने लगा है कि स्कूल जाना सब बच्चों के लिए एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। और आज हम बिल्कुल भी ये इमेजिन नहीं कर सकते कि स्कूल जाना किसी के लिए आउट ऑफ बाउंड्स या फिर इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। मतलब कि स्कूल जाना किसी के लिए गलत माना जा सकता है या फिर ये माना जा सकता है कि वो उसके दायरे से बाहर है। तो आज तो ऐसा नहीं है, बट पास्ट में स्कूल जाने को कुछ लोगों के लिए इनअप्रोप्रिएट माना जाता था, सही नहीं माना जाता था। पुराने टाइम में ये जो लिखने पढ़ने की स्किल है ये बहुत ही कम लोगों को आती थी। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड। और ज्यादातर बच्चे जो हैं वो काम सीखते थे जो कि उनकी फैमिलीज कर रही हैं। ठीक है, तो वो पढ़ना लिखना इतना ज्यादा नहीं सीखते थे, उसके बदले जो काम उनकी फैमिलीज करती थी उसे सीखते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स। और गर्ल्स के लिए तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब थी। जिन कम्युनिटीज में, जिन फैमिलीज में लड़कों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, उन फैमिलीज में लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता था। लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई जो है वो सही नहीं मानी जाती थी। और वो फैमिलीज जिनमें लड़कों को भी पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है और उनमें लड़कों को फैमिली से रिलेटेड काम सिखाया जा रहा है, मतलब कि जो काम फैमिली कर रही है, जैसे कि पॉटरी हो गया, वीविंग हो गया, क्राफ्ट, तो जहाँ पे लड़कों को ये सब सिखाया जा रहा है, उन फैमिलीज में भी लड़कियों का जो कंट्रीब्यूशन है, विमेन एंड डॉटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, उसे सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव माना जाता था। मतलब ऐसे फैमिलीज में जिनमें कि लड़कों को भी पढ़ाई लिखाई नहीं सिखाई जा रही है बल्कि फैमिली वाला काम सिखाया जा रहा है, उनमें भी लड़कियों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। जैसे कि कोई फैमिली है, वो पॉटरी के बिजनेस में है, वो मटके वगैरह बनाती है, तो उसमें विमेन का क्या काम रहता था कि वो जो मिट्टी है उसे कलेक्ट करेगी, उससे पॉट बनाने के लिए जो मिट्टी है उसको तैयार करेगी। बट वो व्हील पर पॉट नहीं बनाती थी, तो उसका काम जो है वो मड को कलेक्ट करना और अर्थ को प्रिपेयर करना ही रहता था। सो सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स। अब क्योंकि वो मटका नहीं बना रही हैं, वो व्हील पे मटका खुद से नहीं बना रही हैं, इसलिए उन्हें पॉटर्स के रूप में नहीं देखा जाता था। तो मतलब फैमिलीज चाहे अपने लड़कों को पढ़ा लिखा रही हों चाहे नहीं लिखा रही हों, लड़कियों की जो सिचुएशन थी वो दोनों ही केसेस में खराब थी। अब 19th सेंचुरी में धीरे धीरे लोगों की जो सोच है वो चेंज होने लगी, नए नए आइडियाज उभर कर आने लगे एजुकेशन एंड लर्निंग को लेकर। बहुत सारे स्कूल जो हैं वो खुलने लगे और वो कम्युनिटीज, वो फैमिलीज जिनमें किसी ने भी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अब वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर चुके थे। अब वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। बट फिर भी आइडियाज चेंज होने के बावजूद भी, स्कूल्स इतने सारे खुलने के बावजूद भी क्या था, लड़कियों की एजुकेशन को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपोज किया, उसके खिलाफ गए कि लड़कियों को पढ़ाना जो है वो ठीक नहीं है। तो अभी भी जो कुछ लोग थे वो लड़कों को पढ़ाना ही सही समझ रहे थे। वो ऐसा मान रहे थे कि जो पढ़ाई लिखाई है वो लड़कियों के लिए नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे मैन एंड वुमेन थे जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने पर जोर दिया। बहुत सारी ऐसी औरतें भी थीं जिन्होंने पढ़ने और लिखने के लिए स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और फिर उन्होंने लिखना पढ़ना सीखा। जैसे कि रमाबाई, तो यहाँ पिक्चर में रमाबाई और उनकी बेटी हैं। तो जो रमाबाई थी वो कभी भी स्कूल नहीं गई, बट उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिखना और पढ़ना सीखा। और आपने नाम सुना होगा पंडिता रामाबाई। तो रामाबाई को जो टाइटल मिला पंडिता का, वो इसलिए मिला क्योंकि उन्हें संस्कृत पढ़नी और लिखनी आती थी। और उस टाइम पे ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इस तरह की नॉलेज, इस तरह की पढ़ाई लिखाई जो है उस टाइम पे लड़कियों के लिए अलाउड नहीं थी। 1898 में पंडिता रमाबाई ने पुणे के पास खेड़ गांव है, वहां पे एक मिशन शुरू किया जिसमें कि वो विडोज एंड पुअर वुमेन्स को इनकरेज करती हैं कि वो पढ़ना लिखना सीखें। और सिर्फ पढ़ना लिखना ना सीखें बल्कि उसके साथ साथ वो इंडिपेंडेंट बनना भी सीखें। तो वहां पे उन्हें अलग अलग तरह की स्किल्स सिखाई जाती थी, जैसे कि कारपेंट्री हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, किस तरह चलाई जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी उन्हें स्किल्स दी जाती थी ताकि वो खुद के पांव पर खड़ी हो सके। तो यहाँ पे आप प्रिंटिंग प्रेस की पिक्चर देख सकते हो। और रमाबाई का जो मिशन है वो आज भी चल रहा है। अब इसी तरीके से हम रशुंधरी देवी का एक्सपीरियंस पढ़ते हैं। ये आज से लगभग 200 साल पहले इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो 1800 में इनका जन्म हुआ था और 1890 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब वो 60 साल की थी तब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बंगला भाषा में, और उस बुक का नाम था अमार जीवन। एंड इट इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। और ये किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी थी।
तो रशुंधरा देवी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी, वो घर में ही रहती थी, वो बाहर काम करने के लिए नहीं जाती थी और एक अमीर फैमिली से आती थी, वो रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली से वो आती थी, बड़ी जमींदारों की जो थी फैमिली थी। और उस टाइम पे ये माना जाता था कि अगर कोई लड़की, कोई विमेन पढ़ेगी लिखेगी तो वो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक लाएगी, अपने हस्बैंड का एक तरीके से काल बनेगी और उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाएगी और वो खुद एक विडो बन जाएगी। तो उस तरीके से माना जाता था उस टाइम पर। बट इन सब के बावजूद उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और ये सब उन्होंने अपनी मैरिज के बाद किया, मतलब कि उन्होंने छुप छुप के पढ़ना लिखना सीखा, वो भी अपनी शादी के बाद। सो अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो बताती हैं कि वो बहुत सुबह उठ जाती थी और सुबह से लेके लगभग आधी रात तक वो काम करती रहती थी और उन्हें मुश्किल ही कोई टाइम मिलता था रेस्ट करने के लिए। और इस टाइम पे वो लगभग 14 इयर्स की थी, मतलब कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इस तरीके से इतना ज्यादा काम करती थी, सुबह सुबह उठकर लगभग आधी रात तक वो काम करती रहती थी। तो उनकी उम्र जो थी वो बहुत ही कम थी, बट उनकी एक बहुत ही दिली इच्छा थी, एक तरीके से उनका एक ड्रीम था कि उन्हें एक रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो पढ़नी लिखनी आए, कि वो एक रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ सके। और वो कहते हैं कि आई वॉज अनलकी इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड, और मैं बहुत ही अनलकी थी, बदकिस्मत थी कि उस टाइम पे लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करी जाती थी। बट धीरे धीरे करके वो अपने आप से सवाल करने लगी, वो अपने आप को गलत मानने लगी कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, वुमेन डू नॉट रीड। तो वो कहती थी कि भाई मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, लड़कियां जो है वो नहीं पढ़ती हैं और मैं ये कैसे कर पाऊंगी, मैं कैसे पढ़ लिख पाऊंगी। बट फिर उन्हें एक दिन सपना आया कि वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रही थी चैतन्य भगवत की, जो कि द लाइफ ऑफ अ सेंट है। तो चैतन्य भगवत की वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रही थी और फिर जब वो सुबह उठी तो वो किचन में बैठी हुई थी और उन्होंने अपने हस्बैंड को कहते हुए सुना कि जो उनके हस्बैंड थे वो उनके सबसे बड़े बेटे से कह रहे थे कि विपिन, आई हैव लेफ्ट माय चैतन्य भगवत हियर, कि मैंने अपनी जो चैतन्य भगवत है वो यहीं छोड़ दी है और जब भी मैं इसे मंगाऊं तो इसको लेकर आ जाना। और फिर उन्होंने बुक जो है वहीं पे छोड़ दी और वो चले गए। तो राशुंधरी देवी ने क्या किया, चुपके से चैतन्य भगवत में से एक पेज जो है वो फाड़ लिया, चुरा लिया और उसे छुपा लिया। और उस टाइम पे उनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो अल्फाबेट्स वगैरह सीख रहा था, तो उसके नोटबुक में से भी उन्होंने एक पेज जो है वो छुपा लिया। और वो क्या करती थी कि उन्होंने चैतन्य भगवत वाले पेजेस में जो भी कुछ देखा था लिखा हुआ, उसको वो अपने बेटे के जो अल्फाबेट्स वाला पेजेस था उससे वो मैच करने की कोशिश करती थी कि क्या लिखा है। और जो भी पूरे दिन में उन्होंने कुछ वर्ड्स वगैरह सुने थे अपने बेटे से, अपने हस्बैंड से, तो वो उस चीज को भी मैच करने की कोशिश करती थी उन पेजेस में से। So with tremendous care and efforts and over a long period of time, I learned how to read. तो बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद और बहुत लंबे टाइम के बाद उन्हें पढ़ना जो है वो आ गया। अब जब उन्हें पढ़ना आ गया था तो उन्होंने, उनका जो सपना था चैतन्य भगवत पढ़ने का, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने का, तो वो पूरा किया। चैतन्य भगवत उन्होंने पढ़ी और अपनी इस राइटिंग के थ्रू उन्होंने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, उन लोगों को मौका दिया कि वो उस टाइम पे वुमेन्स की क्या हालत थी उसके बारे में जान पाए। तो अपनी इस ऑटोबायोग्राफी की मदद से उन्होंने दुनिया को जो है उस टाइम पे औरतों की जो सिचुएशन थी उसके बारे में बताया। और रशुंधरी देवी ने अपनी डेली लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहते थे, वो क्या करती थी। और वो ये भी बताती हैं कि कभी कभी ऐसा टाइम भी रहता था कि जब उन्हें रेस्ट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, और मतलब यहाँ तक कि चैन से बैठकर वो खाना भी नहीं खा पाती थी, इतना बिजी वो हो जाती थी। इसी तरीके से यहाँ पे एक और स्टोरी है रुकैया शेखावत हुसैन की, और उन्होंने जो बुक लिखी थी उसके ऊपर। सो रुकैया शेखावत हुसैन वाज बोर्न इनटू अ रिच फैमिली हु ओन्ड अ लॉट ऑफ लैंड। तो रशुंधरी देवी की ही तरह ये भी एक बड़े जमींदार फैमिली से आती थी, अमीर फैमिली से आती थी। अब इन्हें उर्दू पढ़ना लिखना तो आता था, बट इन्हें इंग्लिश एंड बांग्ला पढ़ने से रोका जाता था, कि मतलब इनकी जो फैमिली थी वो उन्हें मना करती थी कि वो बांग्ला एंड इंग्लिश नहीं सीखें। तो उस टाइम पे ये माना जाता था कि अगर लड़कियां इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगी तो वो नए नए आइडियाज से अवगत होंगी, उन्हें नए नए आइडियाज के बारे में जानने के लिए मिलेगा। और उस टाइम पे लोगों को लगता था कि वो जो आइडियाज हैं वो लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए सही नहीं है, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बॉयज को जो है इंग्लिश एंड बांग्ला वगैरह सिखाई जाती थी। बट रुकैया ने अपने एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर की मदद से इंग्लिश एंड बांग्ला पढ़ना लिखना सीखा और वो एक राइटर बन गई, एक लेखक बन गई। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्टोरी लिखी सुल्तानाज ड्रीम करके, और ये जो स्टोरी थी वो 1905 में लिखी थी। और उन्होंने ये स्टोरी अपनी इंग्लिश स्किल्स को और अच्छा बनाने के लिए लिखी थी, इंग्लिश स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए लिखी थी। और जब उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी तब वो सिर्फ और सिर्फ 25 ईयर्स की थी।
तो इस स्टोरी में एक वुमेन है सुल्ताना, जो कि एक ऐसे जगह पे पहुंचती हैं जिसे कि लेडी लैंड कहा जाता है। और लेडी लैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे औरतों को बहुत ही ज्यादा आजादी होती है। वहां पे वो बिना किसी रोक टोक के पढ़ लिख सकती हैं, काम पर जा सकती हैं, नई नई इन्वेंशंस क्रिएट कर सकती हैं। और इन्वेंशंस कैसी, जैसे कि जो बारिश आती है बादलों से उसे कंट्रोल कर सकती हैं, इस तरह की इन्वेंशंस जो है वो कर सकती हैं। साथ ही साथ उनकी स्टोरी में फ्लाइंग एयर कार्स जैसी जो है इन्वेंशंस का वो है कि जो लेडी लैंड है वहां पे जो औरतें हैं वो एयर कार्स जो है वो उड़ा रही हैं, चला रही हैं। अब जो भी आदमी थे वो इस लेडी लैंड से बहुत ज्यादा दूर रहते थे, यहाँ पे नहीं रहते थे, और उनके जो एग्रेसिव गन्स एंड अदर वेपन्स थे उनको औरतों के पावरफुल जो ब्रेन है, औरतों के दिमाग की जो ताकत है उससे सब चीजों को हरा दिया था। मतलब औरतों ने अपने दिमाग की शक्ति से आदमियों के जो एग्रेसिव गन्स थे, वेपन्स थे, उन सभी को हरा दिया था। और एंड में क्या होता है, जैसे सुल्ताना जो है वो लेडी लैंड में ट्रैवल कर रही होती है अपने सिस्टर सारा के साथ, तो वो अचानक से जगती है और उसे रियलाइज होता है कि ये सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था, वो एक ड्रीम था। So as you can see, Ruqayya Shekhawat Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. तो जो रुकैया शेखावत की जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने वुमेन्स को फ्लाइंग कार्स जो है वो उड़ाते हुए दिखाया गया है कि वो अलग अलग इन्वेंशंस कर रही हैं, वो रेन को कंट्रोल कर रही हैं। तो ये सब उन्होंने तब करते हुए तब इमेजिन किया है जबकि लड़कियों को स्कूल जाना भी अलाउ नहीं किया जाता था। दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग had changed रुकैया's own life। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि किसी का जो पर्सपेक्टिव है, किसी की सोचने की जो क्षमता है या सोचने का नजरिया जो है वो किस तरीके से चेंज हो सकता है पढ़ने लिखने के कारण। तो रुकैया की जो लाइफ थी वो पूरे तरीके से चेंज हो गई थी पढ़ने के बाद। अब रुकैया जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद तक ही नहीं रुकी, मतलब कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद पढ़कर नहीं छोड़ दिया, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो गर्ल्स हैं जिन्हें की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही पढ़ने लिखने की, तो उन्हें पढ़ने लिखाने के लिए उन्होंने एक स्कूल खोला कोलकाता में 1910 में, और जो स्कूल है वो आज भी चल रहा है। अब ये सब जो स्टोरीज थी हमने पुराने टाइम की पढ़ी कि पुराने टाइम पे ये सब जो थी औरतों की सिचुएशन थी, बट आज भी कहीं ना कहीं लड़कियां जो हैं वो इस सिचुएशन से गुजरती हैं। बहुत सारी लड़कियां जो हैं बहुत सारे कारणों से स्कूल को छोड़ देती हैं, कुछ तो स्कूल जाती नहीं है, और अगर जाती भी हैं तो वो कुछ साल बाद ही स्कूल को छोड़ देती हैं। सो अनलाइक रशुंदरी देवी एंड रुकैया हुसैन who were not allowed to learn to read and write, large number of girls attend school in India today। तो जैसा कि पहले होता था कि बहुत सारी लड़कियों को, मतलब ज्यादातर लड़कियों को रोका जाता था पढ़ने लिखने से, बट आज जो है सिचुएशन चेंज हुई है, बहुत ज्यादा चेंज हुई है। आज मैक्सिमम लोग जो है अपनी लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, उन्हें नौकरी लगवाते हैं, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि स्कूल को बहुत सारे रीजन से, जैसे गरीबी के कारण, पॉवर्टी है, किसी घर में इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज सके, तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करते हैं कि अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज देते हैं और बेटी को नहीं भेजते। सो इनएडुकेट स्कूलिंग फैसिलिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, और कुछ कारण इनएडुकेट स्कूलिंग फैसिलिटीज के भी होते हैं कि स्कूल्स में लड़कियों के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती। डिस्क्रिमिनेशन के कारण कि लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उस वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। So providing equal schooling facilities to children from all communities and class backgrounds and particularly girls continues to be a challenge in India। तो सिचुएशन चेंज तो हुई है, बट फिर भी सभी लोगों को, सभी कम्युनिटीज से जो लोग आते हैं, गर्ल्स हो, बॉयज हो, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो गरीब लोग हैं, तो इन सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो है एक बड़ा चैलेंज अभी भी बना हुआ है इंडिया में।